लगातार हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। लगातार बात ये हो रही है कि क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, ये प्रचार का जरिया है, प्रोपोगेंडा है, लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। आनंद झा साहब यहाँ पर अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। आनंद झा जी, ये क्या है? प्रचार है, प्रोपोगेंडा है, क्या कुछ है? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि ये दिस इज नॉट द राइट टाइम। नहीं, कोई प्रचार नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का मूल अंग है। मैंने पहले भी कहा कि किसी कार्य को संपन्न करने के बाद पूजा पाठ की प्रक्रिया भारत में, पूरे देश में, ये हमारे संस्कार में रही हुई है, रची बसी है। प्रोपेगेंडा तो तब होता जब राहुल गांधी जी मानसरोवर की यात्रा की बात करते हैं और वहां पर में पोस्टर का फोटो खींच के और डालते हैं, तो वो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि मानसरोवर गए नहीं। वोटिंग भी हो रही है। नहीं, मैं बनारस में वोटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी आश्वस्त हैं और बनारस में कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं और पूरी जनता प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता कर रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री भी लगे हुए हैं। मुझे इन शब्दों को पूरा कर लेने दीजिए। जी बिल्कुल। प्रोपेगेंडा, मानसरोवर यात्रा राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा था। राहुल गांधी 1-1.5 महीना के लिए गायब हो जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा पर जब बैन लगा था और जब वो मंदिर घूम रही थी, वो क्या था? नहीं, साध्वी प्रज्ञा पर, साध्वी तो साध्वी हैं और मंदिर जाना किसी को क्या, मतलब किसी की पूजा पाठ करना। चुनाव आयोग के बैन के दौरान, चुनाव आयोग के बैन के दौरान वो अपने क्षेत्र में प्रचार नहीं कर रही थी, लेकिन मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, कवरेज तो ले रही थी। वही प्रधानमंत्री नहीं, कवरेज तो ये आप मीडिया कर्मी को कहिए, अपने मीडिया कर्मियों को दोषी ठहराइए कि आप क्यों कवरेज कर रही हैं। जाएंगे तो फिर कवरेज तो करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री, मैंने कहा कि क्या ये प्रचार, आप जिम्मेदार हैं इस प्रचार के लिए? क्या मीडिया कर्मी दायित्व में जब होते हैं तो फिर तो जाते ही हैं। तो यदि दायित्व प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाएंगे, अब राहुल गांधी जी जैसे तो है नहीं कि छुप गए, चलिए ठीक है, कहीं गुप्तवास में चले गए, जाते हैं, मानसरोवर जाते नहीं है और मानसरोवर जाने की एक व्यूह रचना करते हैं, ऐसा तो है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ढोंगी है नहीं। ठीक है, चलिए ये समझेंगे हम, कांग्रेस के जो हमारे साथ नेता उनसे भी समझेंगे, लेकिन पहले गोड्डा की एक खबर ले लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे, रांची स्टूडियो का ही रुख करेंगे। शमशेर आलम साहब हैं, अपनी बात रखेंगे गोड्डा की, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के साथ पड़ैया हाट के पसई गांव में हाथापाई की खबर मिल रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर प्रदीप यादव के समर्थकों ने हमला किया है। झड़प का वीडियो भी वायरल हो गया है। हंगामे के दौरान बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के साथ उनकी पत्नी अनुकांत दुबे भी मौजूद थी। निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ता से कहा है कि किसी को भी उग्र होने की जरूरत नहीं है, सभी कार्यकर्ता बूथों पर डटे रहें, इसकी उन्होंने अपील की है। तो ये खबर सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता राघव ताजा अपडेट देंगे। राघव, पूरी जानकारी दें, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है और क्या जो लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की हाथापाई करने की, उन्हें अब पकड़ा गया है या क्या कुछ जानकारी? जी, निशिकांत दुबे क्षेत्र दौरे में ही थे और वोटिंग चल रहा था। इसी बीच वो पड़ैया हाट क्षेत्र के पसई गांव में पहुंचे थे, जहाँ पे उनके बूथ के जो एजेंट थे, बूथ एजेंट को मतलब उनके साथ पहले से हाथापाई हो रही थी, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। तो निशिकांत दुबे वहाँ पे पहुंचे और उनकी पत्नी भी गाड़ी में मौजूद थी। तो इसी बीच जो है समर्थकों का हुजूम, निशिकांत दुबे का आरोप है कि वो सारे लोग प्रदीप यादव के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, जिन्होंने उनको घेर लिया था और काफी झड़प हुई वहाँ पे। और गाड़ी में बैठी अनुकांत दुबे जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उसका वीडियो बनाया है और उस वीडियो बनाने के दरमियान में ही वही लोग समर्थक आए और उस मोबाइल में भी हाथ चलाया है कि वो क्यों वीडियो बना रही है और अभद्र गालियां का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी बीच सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो इसमें एक सवाल है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है कि एक साथ भाजपा प्रत्याशी जो है किसी क्षेत्र दौरे में गए और झड़प का शिकार हुए हैं, तो निश्चित तौर पे सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो रहा है। और सांसद ने भी आरोप लगाया बिल्कुल, तो सिक्योरिटी में बहुत बड़ा ब्रीच है और उस तरह से हाथापाई की गई है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जगन्नाथ मिश्रा। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं उनको। मुरली मनोहर जोशी की तस्वीरें आ रही हैं, चलिए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। तो मार्गदर्शक मंडल के जो सदस्य हैं, बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे मुरली मनोहर जोशी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतदान करेंगे।
चलिए, चर्चा लगातार हम कर रहे थे, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। शमशेर आलम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव विजयवर्गीय जी के पास पहले चल लेते हैं, क्योंकि खबर अभी निशिकांत दुबे से जुड़ी हुई आई है, उसके बाद प्रोपेगेंडा और प्रचार पर बात करेंगे हम। संजीव विजयवर्गीय जी, इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, सुरक्षा बहुत बेहतर नहीं लग रही। निशिकांत दुबे पर हाथापाई हमला करने की कोशिश, एक प्रतिनिधि पहुंचा है जनता के बीच इस तरह से। संजीव विजयवर्गीय जी, देखिए, जिस तरह से अभी घटना घटी है पोड़ैया हाट, हाँ, जो पोड़ैया हाट में जो घटना घटी है वो बिल्कुल दिखता है कि विपक्ष के प्रत्याशी प्रदीप यादव बौखला गए हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं के बल पे चाहते हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ संजीव जी, आपके पास लौटेंगे। मुरली मनोहर जोशी को सुन लेते हैं। पूरा गोड्डा क्षेत्र लोगों से अपील कर रहे हैं वोट के लिए, जरा सुन लेते हैं एक बार, फिर आपके पास लौटेंगे। चलिए, तो वोट की अपील कर रहे हैं उन्होंने, अपनी इंड फिंगर दिखाई है और किस तरह से मतदान करने वो पहुंचे उन्होंने तस्वीरों में दिखाया। और कहीं ना कहीं एक तरीका है उनका, सिंबॉलिक तरीका अपील करने का लोगों से कि वो भी वोट करें, मतदान करें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपना प्रतिनिधि चुनें, अपने क्षेत्र के विकास की इबारत लिखें। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मतदान करने की अपील सिंबॉलिक तरीके से कर रहे हैं। संजीव विजयवर्गीय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं कह रहा था कि जिस तरह की घटना घटी अभी एक बूथ के अंदर, स्पष्ट दिखता है कि विपक्ष के जो प्रत्याशी प्रदीप यादव हैं वो बौखला गए हैं अपने पूरे क्षेत्र में और चाहते हैं कि वोटिंग प्रतिशत को कैसे भी कम किया जा सके। इसलिए एक साजिश के तहत बूथों में एक उपद्रव का माहौल बना देना। अब आप सोचिए कि एक पोलिंग एजेंट को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वोट प्रतिशत को कम कराने का प्रयास किया जाता है, या अपने आप में अपने हार का प्रतीक को वो सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। शमशेर आलम जी, कुछ कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में जिस तरह जनता का आज एक असीम उत्साह है और लोग लगातार सुबह से लाइन में लग के मत को देने का काम कर रहे हैं, भारी धूप में भी मोदी जी का जो अंडर करंट है वो दिख रहा है जनता के बीच में। शमशेर आलम जी, प्रदीप यादव पर है और वो मतदान केंद्र के माध्यम से गठबंधन के प्रत्याशी पर ये आरोप लग रहे हैं कि निशिकांत दुबे पर हमला उन्होंने करवाया है। देखिए, सवाल है कि हमला जो हुआ ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि संथाल में जो आज चुनाव हो रहे हैं जी, और तीनों लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो हर जगह गठबंधन, महागठबंधन के प्रत्याशी जीत की ओर है। जो लोगों का मिजाज है, जो लोगों का चाहत है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में और प्रचार जो है, प्रोपेगेंडे को लेकर क्या कहना है? गोड्डा का जो सवाल है, तो जो निशिकांत दुबे है सांसद, निशिकांत दुबे है सांसद, वो खुद एक बहरूपिये के रूप में उनका 10 साल का कार्यकाल रहा है। वो कब क्या परिस्थिति पैदा कर देंगे और विवादों से उनका चोली दामन का रिश्ता है। इसलिए ये मैं जरूर कहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते अगर उन पर इस तरह की कोई मामला हुआ है तो ये जांच का विषय, कार्रवाई हो। लेकिन निशिकांत दुबे के क्षेत्र में तरह तरह की चीज उत्पन्न जो होते हैं और चुनाव के दिन ये प्रदीप यादव जी करवाए हैं कि प्रायोजित था, ये तो जांच का विषय है। ठीक है, शमशेर आलम जी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? प्रचार की बात हम कर रहे थे, प्रोपेगेंडे की बात कर रहे थे। आनंद झा साहब कह रहे थे कि ये तो हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में ही है कि कुछ अच्छा काम होता है तो जाकर आशीर्वाद लेते हैं। प्रधानमंत्री भी आशीर्वाद लेने पहुंचे। क्या आपकी क्या राय है इस पर? हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों को ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अच्छे कामों में, शुभ कामों में, शादी ब्याह, मरण हरण जो भी है, व्यापार से लेकर के सब में, पूजा पाठ, नमाज जो भी है, जिनका जो अपना रीति है करने का, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर गए हैं तो हमको लगता है कि वो उनका अपना निजी मामला है। लेकिन
किसी चीज को लेकर के प्रोपगंडा और किसी चीज को लेकर के चुनाव के समय में, तो ये जरूर एक प्रचार और प्रसार का माध्यम है। ये हम नहीं, देश के जितने भी चिंतक हैं, देश के जो विश्लेषक हैं, वो खुद बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वेशभूषा के रूप में जिस तरह से आज पूरे देश के अखबारों से लेकर के चैनलों में जो फोटो आया है, इससे साफ है कि वो जिस मिजाज के हैं और जिन मतदाताओं को वो लुभाना चाहते हैं, उसको लेकर के इनकी प्रक्रिया मानी जाएगी। और उसमें हमको लगता है कि ये चुनावी प्रोपगंडा तो है ही, चुनावी प्रचार का माध्यम भी है। ठीक है शमशेर आलम साहब, आपकी बात पर हम आनंद झा साहब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद झा साहब क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पर एक अनबायस्ड राय हमें लेनी पड़ेगी। एक अनबायस्ड राय ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। डॉक्टर संजय कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय कुमार साहब, आपने शमशेर आलम साहब को सुना, आनंद झा साहब को सुना, रीति रिवाजों का हवाला आनंद झा साहब दे रहे हैं, शमशेर आलम साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि समय, टाइमिंग इज नॉट राइट। आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जारी है, लगातार चल रहा है? नहीं, हर व्यक्ति की एक अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है, व्यक्ति प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक नागरिक भी हैं, और जो नागरिक की अपनी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब ये तो व्यक्ति तय करेंगे कि वो बनारस के चुनाव में रहेंगे या वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में रहेंगे। अब उसमें कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इसको ग्लैमराइज किया जाता है या इसको प्रचार का हथकंडा बनाया जाता है तो वहां पर विपक्ष हमलावर होता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति अपना जीवन कैसे जीना चाहता है, वह अपना समय प्रचार में कितना देगा, वह अध्यात्म में कितना देगा, वह कितना समय वह ध्यान में देगा, कितना वह शांति के लिए लगाएगा, ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है। लेकिन जब चीजें ग्लैमर में आने लगती हैं, मीडिया कवरेज करने लगती हैं, उनसे सवाल करने लगती हैं और आस्था को फिर राजनीति से जोड़ करके जब चीजों को लाने लगती है, तो वहां पर विपक्ष को थोड़ा हमलावर होने का मौका मिलता है। लेकिन यह निजी स्वतंत्रता का मामला है, निजी निर्णय लेने का एमके सिंह जी, छोटा सा कमेंट आपका, फिर हमें एक वॉक थ्रू भी चलाना है। जरा एमके सिंह जी का एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं इस पर। एमके सिंह जी। सलोनी जी, इसके 3 अर्थ हैं। पहली बात कि उनकी निजता है कि वो पूजा करें, बाकी सारी चीजें करें और कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हैं और एक बड़े अभी इलेक्शन का समय है, तो विपक्ष को ये एक मौका मिल गया कि वो उनकी निजता को, उनके पूजा पाठ को भी वो जो है वो क्रिटिसाइज कर सकता है। लेकिन 2 चीजें आपको देखनी होगी सलोनी जी कि ये अगर किसी के पूजा पाठ से और पूरे देश की राजनीति में बदलाव आ सकता है, वोट बैंक बदल सकता है, वोट पैटर्न बदल सकता है, तो ये बहुत बड़ी घटना होने जा रही है और इसकी अलग से व्याख्या करनी होगी। दूसरी एक और चीज अगर इसके साथ जुड़ी हुई है कि ये आइकॉनिक होता है। अगर किसी लोग राजनेता जो है दलित के यहाँ जाके खाना खा लेते हैं, तो ये क्या दिखावा होता है या सचमुच में उनके दिल की बात होती है कि वो दलित जो है वो उसके यहाँ खाना ही नहीं खाते हैं, समाज में बदलाव चाहते हैं? तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके अर्थ आप खुद बता रहे हैं कि इससे बड़ा परिवर्तन अगर हो सकता है, अगर इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन अगर हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं जाता हो और पूजा करता हो, तो और उसको आप उससे आप कई संसदीय क्षेत्रों में देख रहे हैं कि अगर बदलाव आ सकता है, जीत और हार हो सकती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। लेकिन इस ढंग से चीजें जमीन पे नहीं आती हैं और इसको उस ढंग से लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना पड़ रहा है, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ, कवरेज लगातार जारी। और झारखंड का वोटिंग प्रतिशत 1 बजे तक का सामने आ गया, 52.89% मतदान हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो राजमहल में 55.60%, दुमका में 53.15% और गोड्डा में 50.38% वोटिंग हुई है। तो काफी बेहतर आंकड़े हैं क्योंकि अभी काफी समय है। हमारे साथ झारखंड रांची स्टूडियो से 2 गेस्ट भी जुड़े हुए हैं लगातार, शमशेर आलम साहब और संजीव विजयवर्गीय साहब। संजीव विजयवर्गीय जी, काफी पॉजिटिव है, वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है झारखंड में। पिछली बार भी काफी अच्छा था, इस बार तो लग रहा है और बेहतर होगा। देखिए, झारखंड की जनता जिस तरह से पिछले कई चरण में जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह से आगे आई और आज भी तीनों लोकसभा क्षेत्र में 50% से ऊपर 1 बजे तक ही वोटिंग हो गई है,
वो अपने आप में दर्शाता है कि जनता के अंदर जो विकास और राष्ट्रभक्ति स्पष्ट दिख रहा है। आज दूर दूर से 2 किलोमीटर दूर से अभी आपने एक दिखाया गोड्डा क्षेत्र में लोग लंबी लाइन लगाए हुए, वो अपने आप में स्पष्ट कहता है कि जनता चाहती है कि पुनः एक मजबूत सरकार बने और ऐसी सरकार जो विकास को भी देखे, साथ ही साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित जो लोग हैं उनको आगे मौका देके और एक अच्छी सरकार बनाने में सहायक सिद्ध हो। बिल्कुल। शमशेर आलम साहब, जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उम्मीद विपक्ष की भी बहुत बढ़ जाती है। आपसे क्वेश्चन है, आवाज कहाँ रहा? शमशेर आलम साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? संजीव विजयवर्गीय जी, जरा उनको बताइए कि यही पूछ रहे हैं हम उनसे कि कितनी इतनी ज्यादा अगर वोटिंग हो रही है तो उनकी भी उम्मीदें बढ़ रही होंगी निश्चित तौर पर। चलिए, शमशेर आलम साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमारे साथ लगातार और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। चलिए, एक बहुत अभी मौजूद प्रश्न है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू लगातार मुलाकातों का दौर बढ़ाते जा रहे हैं। शाम 5 बजे सोनिया गांधी से मिलेंगे, 24 घंटे में वो दो बार शरद पवार से मिल चुके हैं, राहुल गांधी से मिल चुके हैं। ये जो हलचल है वो तेज हो गई है। जरा चलते हैं सुनील कुमार जी के पास। सुनील कुमार जी, ये हलचल तेज हो रही है विपक्ष में, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से मुलाकातों का दौर चल रहा है और ये भी पता चला है कि अखिलेश और मायावती भी कहीं ना कहीं अब हामी भर चुके हैं साथ देने के लिए चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के दौरान। देखिए, ये विपक्ष की मानसिकता दर्शाती है कि विपक्ष जिसे महागठबंधन का नाम देती है वो महास्वार्थबंधन है। अति महत्वाकांक्षी नेता अपने स्वार्थवश सत्ता लोलुपता से एक साथ जुटे हुए इस बात से दर्शाता है कि अभी चुनाव हुए भी नहीं कि अभी से ये जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए। कोई अभी महागठबंधन में स्पष्ट नेता नहीं है, नीति नहीं है, मिल रहे हैं, मिल के क्या रास्ता निकलेगा, किसका स्वार्थ तेज होगा, कौन किसको क्या प्रलोभन देगा, कितनी जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, तो जनता ये देख रही है कि क्या होगा अगर ये सत्ता में आएंगे तो। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि प्रचंड बहुमत से एनडीए को लाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि जनता ये रिस्क नहीं लेने वाली है। आप देखिए, अभी चुनाव हो रहे हैं, 50 जगह मिलने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, यहाँ मीटिंग का दौर, वहां मीटिंग का दौर। ये क्या है? एक दूसरे को प्रलोभन देना, एक दूसरे को आश्वासन देना, ये स्वार्थ का टकराव होगा और बस ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते। सत्ता का मलाई और रेवड़ियां कैसे बांटेंगे, ये सत्ता आने से पहले ही ये मीटिंग का दौर करके इस बात का ठीक है। आपने जो कई बातें कही है राजेश राठौर साहब से भी उस पर हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक तस्वीर दिखा दे, बेहद दिलचस्प तस्वीर पाटलिपुत्र के मनेर की है। दियारा के हल्दी छपरा में वोटर्स की लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ भारी संख्या में महिला और पुरुष मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ने जायजा लिया और उसके बाद जायजा लेने के बाद राजेश राठौर साहब के पास आएंगे। राजेश राठौर साहब, अब आपके पास आएंगे हम। राजेश राठौर जी, साफ तौर पर पहला यही चर्चा हम कर रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू लगातार लोगों से मिल रहे हैं, चाहे बात हो राहुल गांधी की, शरद पवार की 2 बार 24 घंटे में उनसे मिल चुके हैं, सोनिया गांधी से शाम को 5 बजे मिलने वाले हैं, ममता बनर्जी समर्थन दे चुकी, उनसे मुलाकात हो चुकी है, अखिलेश और मायावती का भी समर्थन शायद मिल गया। दावा उनका यह है कि 200 से ज्यादा नहीं होगा। ये सारी चीजें वर्कआउट कर पाएंगी क्या आप लोगों के लिए? क्या ये विपक्ष को लग रहा है कि अभी से ही मैनेज करना जरूरी है, कम सीटें आ सकती हैं तो सपोर्ट चाहिए होगा? जरा बताइए राजेश जी। देखिए, एक प्रवक्ता के हैसियत से सत्यबात और जो दिल्ली में हो रही है सब बता देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि हम थोड़ा पीछे सालोनी जी ले जाएं तो पिछले 2014 का जो चुनाव हुआ था, चुनाव परिणाम और सरकार गठन के 10 दिन का अंतर था। 16 मई को रिजल्ट आया था और 26 मई को सरकार बनाना था। इस बार बड़ा अजब है कि 23 तारीख को परिणाम आना है और 26 को सरकार बनाना है, 3 दिन के मामले हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार महामिलावट की बात कर रहे हैं, उनको मैं नहीं कह सकता कि महागिरावट है उनमें, लेकिन ये तो है कि 28 दल है उनके साथ। आज गठबंधन में हम लोग कम लोग हैं, लेकिन कई दल देश भर में अलग राज्यों में जो कांग्रेस के विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा और समान विचारधारा से मिलता जुलता है। आप मुलायम सिंह जी की बात करें, आप मायावती जी की बात करें, आप ममता बनर्जी जी की बात करें, आप लोग ने कोशिशों तो तेज कर दी है ना, ये तो मान रहे हैं आप, कोशिश तो तेज कर दी। मैंने कहा कि समय कम है, इसलिए आज तो लगना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिनों में और 10 दिनों में एक अंतर होता है। बिल्कुल, इसलिए पहले से लोग अपने समान विचारधारा के लोग, अगर आप समान विचारधारा के लोग राहुल गांधी से सीधे नहीं जुड़ रहे हैं, नायडू जुड़ रहे हैं। अरे सलोनी जी, इनका विचारधारा है कि जितने भी अपराधी हैं
जितने भी स्कॉन्ड्रल्स हैं, जितने भी लुटेरे हैं, शारदा घोटाला के अभियुक्त हों, चाहे वो बद्रीनाथ की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आनंद झा जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, जितने भी लोग अभियुक्त हैं, खास करके नहीं, लेकिन उनका दावा है, चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार में कि 200 से ज्यादा देखिए छुएगा ही नहीं। वो छटपटाहट चंद्रबाबू नायडू जी की इसलिए है। सर, आपके पुराने सहयोगी थे। नहीं, सहयोगी रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले अलविदा कर दिया उन्होंने। अलविदा कर दिए। वो अपन मतलब उनका राजनीतिक ह्रास हुआ है, वो राजनीतिक स्तरहीनता पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने बीच में व्हिप भी जारी किया कि सीबीआई के लोग हमारे यहाँ छापा न मारें। ठीक है, तो वो हलचल इस बात को लेके है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, कुमारस्वामी हों, चाहे स्वयं चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे ममता जी हों, चाहे मायावती हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे लालू परिवार हो, सबकी मिलावट जो है, गिरावट की बात ये करते हैं। महामिलावट सिर्फ इसका है, महागिरावट सिर्फ इसका है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को कैसे बचाया जाए। चलिए, हलचल इसी बात को लेकर। ठीक है, एमके सिंह जी से एक जरा कमेंट ले लेते हैं। एमके सिंह जी, ये जो घटनाक्रम चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू का सबसे मुलाकातों का दौर, उस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? 200 सीटें कह रहे हैं कि उससे ज्यादा नहीं आएगी, चंद्रबाबू नायडू का ये दावा, और इसीलिए शायद उन्होंने तेज कर दिया ये दौर मुलाकातों का, जिससे सब कुछ पहले से ही तैयार है। सवाल किनसे है? नहीं पूछा। एमके सिंह जी। सालोनी जी, सवाल किनसे है? आप ही से। एमके सिंह जी, आपसे सवाल है। जी, सलोनी जी, बड़ा बेहद और बड़े राजनीति के एक ऐसे मोड़ पे हम खड़े होने जा रहे हैं, पूरा देश खड़ा होने जा रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, घटित होने वाली हैं। पहली बार कि प्री अलायंस के साथ साथ अब पोस्ट अलायंस का नया खेल शुरू होगा, नई रणनीतियां होंगी और नई पार्टियां जुड़ेंगी। ये पार्टियां वो पार्टियां हैं जो चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव उन्होंने लड़ा है, चाहे देश के किसी भी राज्य की बात लें आप। लेकिन अब चुनाव के बाद परिणाम आने के साथ परिणाम आने के पहले आपने देखा कि सारे मतभेद भूलकर पोस्ट अलायंस जो है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राजनीति की एक नई परिभाषा और नया विकल्प तैयार करेगा। दूसरी बात है कि रीजनल पार्टीज जो हैं, जिसको कि अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जो है वो सेकेंडरी रोल में दिखाई पड़ेगी। प्राइमरी रोल जो है उसका इनिशिएटिव रीजनल पार्टीज के छत्रपों ने, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, उन्होंने ले लिया है। आप देख रहे हैं कि लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, ये इस बात का द्योतक है। तीसरी चीज की जनता दल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो 70 और 80 के दशक में हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जा रही है। देश को इससे कितना लाभ या हानि होगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो प्रमुख भूमिका निभाई जा रही है वो साउथ के छत्रपों के द्वारा निभाई जा रही है, और इनके पास अपनी सीटें बिल्कुल कम है। केसीआर के पास 16 सीटें हैं, छोटी-छोटी पार्टियां मिलकर एक की रोल प्ले करने 8 से 10। ये देखना होगा सलोनी जी कि आने वाले समय में जो ये पार्टियां हैं उसमें कितना मजबूत गठबंधन होगा, और ये जो पोस्ट अलायंस है उसमें क्या आपस में समझौते होंगे और क्या राजनीतिक बार्टरशिप होगी। क्योंकि पॉलिटिकल बार्टरशिप जो है वो दिखाई नहीं पड़ती थी भारतीय राजनीति में, उसका पुनः से उसका वो सामने में आएगा, उसका प्रादुर्भाव होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सलोनी जी आने वाले समय में देश की राजनीति में, और इस बात को देखना होगा कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम बद्रीनाथ की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं, और बातचीत का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे। आनंद झा साहब जरूर बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन प्रतुल शाहदेव जी के पास एक बार जाना पड़ेगा, उसके बाद आनंद झा साहब हम आपके पास आते हैं। प्रतुल शाहदेव जी अभी जुड़े हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है प्रतुल शाहदेव जी। आप ऐसे समय में चर्चा में जुड़े हैं जब बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। टॉपिक यही है कि जिस तरह से तमाम विपक्षी दल एकजुट होने की, पोस्ट अलायंस प्री अलायंस की बात हो रही थी, उस पर आपका क्या टेक है, आप क्या समझते हैं? देखिए, विपक्ष ने तो एक तरीके से अपनी हार मान ली है। आप कांग्रेस के अहमद पटेल साहब का और गुलाम नबी आजाद दोनों का बयान देखें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इज ओपन टू अ नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, यानी कांग्रेस भी मान रही है कि वो जो बहुमत का आंकड़ा है वो पिछड़ गई है। और जिस तरीके से अभी विपक्षी दलों ने कवायद शुरू की है, वो जो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स है उनको भी जोड़ के तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू की है, तो ये हताशा और निराशा दिखा रही है। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम जानते हैं कि हम मेजोरिटी में, बीजेपी खुद के बलबूते पे आ रही है और एनडीए के साथ तो हम बड़े मेजोरिटी पे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का ये कहना
कि हम नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये साफ दिखाता है कि मैदान किसने छोड़ दी। और जहां तक बाकी तीसरे मोर्चे की बात है, तो तीसरे मोर्चे के दल जिस तरीके से मिल रहे हैं, ये नोहास के आग की कहानी दिखाती है कि जब प्रलय आया था तो सारे जंतु एक नाव पे सवार हो गए थे, तो मोदी जी के डर से ये तीसरे मोर्चे वाले लोग फिर से एक साथ सवार हो रहे हैं। अच्छा। पर मुझे नहीं लगता, बहुत देर कर दी हुजूर आप लोगों ने आते आते, हम तो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आनंद झा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ऐड कर लीजिए फिर कांग्रेस के सिंह साहब के सिंह साहब के बयान में ही हम थोड़ा जोड़ना चाहेंगे कि जो विपक्ष या जो आज चंद्रबाबू नायडू जी भाग दौड़ कर रहे हैं, जो अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, उस अलायंस का बेसिक पॉलिसी क्या है, आधार क्या है? सब भ्रष्टाचारी एक साथ खड़ा होने के लिए। और क्या विपक्ष में क्या है कि क्या गैस बंद करना चाहिए उज्ज्वला योजना के तहत, क्या जनता को लूटना चाहिए, क्या बिजली का घर घर पहुंचने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए, सड़कों का निर्माण बंद होना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सारे नेशनल हेराल्ड में इनके नेता फंसे हुए हैं और ये हल्ला कर रहे हैं। राजेश राठौर को सुन लेते हैं, वो काउंटर करना चाह रहे हैं कि प्रतुल शाहदेव जी ने और आपने बात देखिए राजेश राठौर, देखिए मैं भ्रष्टाचारियों के निलंबन की ये पॉलिसी है और अन्यथा और कोई नहीं है। देश की जनता को इन लोगों ने लूटा है और पुनः लूटने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। आनंद झा साहब सुन लेते हैं। राजेश राठौर जी अपनी बात रखिए, आसानी से रखिए अपनी बात, आसानी से आराम से रखिए। नहीं, सबको भ्रष्टाचारी कहेंगे क्या? यह सुनने के लिए हम लोग बैठते हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्या रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर में केस नहीं है? क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर में केस नहीं है? क्या तेजस्वी के ऊपर में केस नहीं है? क्या कुमारस्वामी के ऊपर में केस नहीं है? लालू यादव के ऊपर में केस नहीं है? मुलायम सिंह जी के ऊपर में केस नहीं है? राजेश राठौर जी को बोलने दीजिए। आनंद झा साहब, राजेश राठौर जी को अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये राहुल गांधी कह रहे हैं जो गड़बड़ होगा, अगर हमारी सरकार आती तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये तो उन्होंने कहा भी है। नहीं, राहुल गांधी स्वयं पहले अपने ऊपर में कार्रवाई कर लें। नहीं, नेशनल हेराल्ड का केस अभी है ना। ऐसे नहीं। सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप क्या गूंगे पर है सरकार के? राठौर जी बेल पर में है, कार्रवाई जो है कानून करती है, देश की कानून और न्यायालय कर रही है, वो बेल पर में है राहुल गांधी। नहीं, आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात यहाँ पर हो रही थी पोस्ट ऑफ फ्री अलायंस की, और कहाँ पहुंच गए हम? जेल और बेल पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री को किराए पे आदमी चाहिए जवाब देने के लिए। राजेश जी आप ये बताइए, राजेश जी आप बस ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो पॉसिबिलिटीज आप लोग तलाश रहे हैं, ये पॉजिटिव आउटकम देने वाली है? ये बताइए, सही दिशा में ले जाइए चर्चा को। सालोनी जी, मैं चाहूंगा जो शादी पैनल में बैठे हैं दूसरे की बातों को भी सुने। देखो सुनेंगे, नहीं बोलते हैं। आप बात रखिए, सुने। सबसे पहली बात है, बहुमत किसको मिलेगा? 23 तारीख की बात है। जिसको मिलेगा हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, अनुमान पे वो भी बोल रहे हैं, अनुमान पे हम भी दावा कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। जो इनिशिएटिव है चंद्रबाबू नायडू का, उसको समझना चाहेंगे, वो आपको लगता है क्या पॉजिटिव आउटकम दे सकता है? देश में कई दल हैं जिसकी मानसिकता, जिसका विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में समान विचारधारा के लोग एक जगह आते हैं। राठौर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसके विरुद्ध आप चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके विरुद्ध आप एक साथ हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, वही विचारधारा हम लोगों को बता दीजिए, देश की जनता को बताइए। मैं सुन तो लीजिए। हाँ, बताइए। विचारधारा है कि वो विचारधारा है कि जो गोडसे को भगवान और देशभक्त नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह की बातें नहीं। आनंद झा साहब, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, आनंद झा साहब, जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं, नहीं, आनंद झा साहब और राजेश राठौर साहब, ये चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ प्री और पोस्ट अलायंस की बात हो रही थी, इसकी बात नहीं हो रही थी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।